अस्सलाम वालेकुम फज़ेमा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है फज़ेमा? अभी वेट करते हैं 10 मिनट। 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सरसान की क्लास चल रही है तो सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10 मिनट वेट करें। क्लास हम फरीन 10 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 10 मिनट आप क्लास को पहले लेट स्टार्ट करें। हम लेट 10 मिनट हम लेट स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सेल टैक्स की तैयारी हो रही है आपकी? सेल टैक्स की तैयारी हो गई? सेल टैक्स की तैयारी चल रही है आपकी? आवाज आ रही है? अच्छा, सही है। सेल टेक्स में क्वेरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी खत्म करा लिया है, जल्दी खत्म करा लिया है, क्योंकि मुझे रिवीजन कराना है। मैं चाह रहा हूँ आप एक बार रीड करना शुरू करें। कोई कंफ्यूजन है या कोई आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और जिसकी तबीयत वगैरह खराब नहीं है या किसी रीजन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर किया है, तो वो मुझसे टॉपिक डिस्कस करे। ऑनलाइन भी ले ले, भले डिस्कस करे, कुछ भी हो। सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लास में, उस स्टूडेंट को आ रहे हैं और नहीं पूछे किसी ने, तो वो डिस्कस कर सकता है। और आपके कितने पेपर हैं? प्लानिंग चल रही है पेपर्स की? पेपर्स की क्या प्लानिंग चल रही है? मुझे बताएं प्लानिंग कैसे कर रहे हैं आप। क्या प्लानिंग कर रहे हैं तो डिस्कस करें। तो जैसे मैं अपनी गाइडेंस दे दूं, जो मैंने स्ट्रेटेजी रखता था, या आपकी अपनी स्ट्रेटेजी अगर अच्छी है तो वो भी वेल एंड गुड। अगर कोई गाइडेंस मैं दे सकता हूँ तो वो भी मैं भी गाइडेंस दे दूँ। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं, पास्ट पेपर्स को किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोर्स की कंप्लीशन को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना भी लाजमी है। लाजमी है और याद करना भी लाजमी है। थ्योरी लास्ट याद करना, कीवर्ड्स याद करना,
प्रैक्टिकल के हिसाब से कैसे याद करना है, कौन सी पॉइंट्स वीकनेसेस हैं तो उसको 2 बार देखना है, कितनी बार प्रैक्टिस करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस होती है पेपर पास करने के लिए। फजिमा और फरीन, आप सुन रहे हैं? आपका कैसे प्लानिंग कर रहे हैं पेपर्स की, कितने पेपर्स में अपियर हो रहे हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा, टैक्स ओनली। वरीन, आप तो टैक्स दे रही हैं तो आपको वैसे तो सबको याद करना चाहिए, लेकिन चीजें सबको इम्पोर्टेंट याद करनी चाहिए। अब पास्ट पेपर्स बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और एटलीस्ट 3 बार प्रैक्टिस लाजमी है। क्लास खत्म हो गई आपकी? क्लास खत्म हो गई आपकी, आप लोगों की? स्टार्ट करें? जी, 1-2 स्टूडेंट मिसिंग है और उसने भी मैसेज किया ना। ठीक है। मुझे पहले ये बताएं, हमारी माशाल्लाह से कोर्स सेल टेक्स का तो कंप्लीट हो चुका है। आपने सेल टेक्स पढ़ना शुरू किया है? कोई ऐसा टॉपिक हमने मिस किया हो या आपको लग रहा हो इस पे दोबारा डिस्कशन होनी चाहिए? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ रिवीजन है, तो रिवीजन में कब से स्टार्ट लूँ? आप एक बार गो थ्रू लाजमी है करना, क्योंकि मैं पास्ट पेपर्स चाहूंगा कि प्रैक्टिस करें, उसी वक्त मुझे आंसर भले स्क्रीन शॉट करें, तो उसी क्लास ड्यूरिंग क्लास हम जो है ना आंसर ही आप दें, तो मैं उसी वक्त ही चेक करूं। तो ये इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट वीक से मतलब मैं इस संडे, क्योंकि एक एक क्लास हम रखें, क्योंकि ये 2 वीक्स अगर हम क्लासेस 2 या 3 वीक्स हम सैटरडे की रखेंगे, तो उसमें अगर लेटेस्ट हमने पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए, लेटेस्ट सेल टेक्स के पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए, तो हमारा अच्छा हो जाएगा। लेटेस्ट पास्ट पेपर्स भी प्रैक्टिस करने, और दूसरी हमें पास्ट पेपर्स भी प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल भी, उसमें आपको क्लास में ड्यूरिंग क्लास अटेम्प्ट भी करेंगे और रिस्पांस भी देंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ आप रिवीजन करना शुरू करें, और उसमें कुछ लग रहा है कि कोई टॉपिक मैंने मिस किया है, या आप स्टडी टेक्स्ट भी देखें, पास्ट पेपर्स भी देखें, या कोई पास्ट पेपर्स नहीं समझ आ रहा, तो हम उसको क्लास में डिस्कस करें, मुझे व्हाट्सएप पहले ही कर दें। क्लास जो क्लास होगी सेल टेक्स की असाइन करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से आप क्योंकि इस टेक्स्ट का पास करना पेपर बहुत आसान है, अगर आपको चीजें याद हो, क्योंकि कितना भी मुश्किल पेपर आता है इसी कोर्स में से ही है। सेल टेक्स्ट चाहे कितना भी हो, तो इसलिए कंप्लीट इंश्योर करना जरूरी है। तो इसलिए आपको सारे के सारे पास्ट पेपर देखना शुरू करें आप, या अगर पास्ट पेपर्स नहीं तो कोर्स कंप्लीशन की तरफ पहले जाएं कि कोर्स कंप्लीट करें, और पास्ट पेपर्स पे कितना प्रैक्टिस करें, कैसे आंसर देना है। क्योंकि किसी का मैंने आंसर देखा है तो वो आंसर दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, कंप्लीट नहीं है, जो सवाल पूछा जा रहा है उसको कंप्लीट आंसर नहीं कर रहे। तो आपने तो लिखा होगा मैंने आंसर कर दिया था, सही किया था, लेकिन सही तो किया था लेकिन कंप्लीट नहीं था, तो मार्क्स उसके हिसाब से कटेंगे आपके। और प्रैक्टिकल में भी आपकी इंपॉर्टेंस आएगी हर चीज की, फर्दर टैक्स की, 4% की, टैक्स पेबल की, लाइबिलिटी की। तो इसी वजह से
तो मैं चाह रहा हूँ ये कैपिटल गेन भी हमारा शॉर्ट है, 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन और इफेक्टिव करेंगे। अभी कैपिटल गेन को हम प्रैक्टिकली थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैंने पहले बैकग्राउंड दे दिया था कैपिटल गेन का, ठीक है। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। अब हर किसी को ना स्टॉक मार्केट जो होती है समझने को बहुत शौक होता है। ये सुनने की आदत हो गई, न्यूज में तो सुना ही होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, स्टॉक मार्केट डूब गई, इसमें तो इतने लॉसेस होते हैं, इसमें गेन होते हैं। तो ये समझो कैपिटल गेन जो है ना, ये स्टॉक मार्केट से भी जो टैक्सेबिलिटी निकलती है वो इस कैपिटल गेन के थ्रू निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर सिंपल एग्जाम्पल समझाऊं, पहले मैं ये जनरल डिस्कशन समझा रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैंने दे दिया था, फिर इसको ना थोड़ा एडवांस लेवल पे ही समझ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझ रहे हैं। अब क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी खरीदी, एक फ्लैट खरीदा 1 लाख का, 2 लाख का एक फ्लैट खरीदा आपने, और बेचा आपने कितने का, 3 लाख का। तो 1 लाख आपके पास क्या होगा, गेन, ये कहते हैं गेन। और कैपिटल, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। फ्लैट खरीदा, अगर मेरा पर्सनल फ्लैट पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने खरीदा 2 लाख का और बेचा 3 लाख का, 1 लाख का गेन है, उस पर मुझे टैक्सेबिलिटी देनी होगी, टैक्स देना होगा। अब ये गेन सपोज अगर प्रॉपर्टी के केस में भी कैपिटल गेन कवर करता है। अगर हम क्या कहते हैं कि कैपिटल गेन अगर मैं 1 साल तक होल्ड करता हूं तो मेरा 15% लगेगा, 2 साल तक होल्ड करता हूं तो 12.5% लगेगा, 3 साल तो इससे रेट कम होता जाता है, 6 साल के बाद अगर मैं ये फ्लैट सेल करता हूँ तो 1 लाख में जो मुझे गेन हुआ उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने फ्लैट खरीदी, दो मैंने सपोज करी 2015 में खरीदी और 2023 चल रहा है, तो 8 साल हो गए, 8 साल या 8वां साल चल रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, मतलब 6 साल के बाद कोई टैक्स नहीं है। अब ये हम प्रैक्टिकली तो देखेंगे, जैसे हमने सेल टैक्स पहले बेसिक डिस्कशन की थी, फिर हम प्रैक्टिकली देखते जा रहे थे। इस तरीके से ये एक था। अगर आप प्रैक्टिकली कोई बंदा कहता है कि मैं आपसे पूछता है, आप नॉर्मली जो है ना क्या करते हैं, हर कोई बंदा आपके घर में, अभी जनरल ऐसे डिस्कशन कर रहा हूँ। और दूसरा ये, हमने जब भी फ्लैट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो आपसे नॉर्मली ये आपको भी पता हो, कभी आपके पेरेंट्स खरीद रहे हैं, कोई भी खरीद रहा है, आसपास में खरीद रहा है, वो आपसे पूछ रहा होगा कि प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना है। तो एक प्रॉपर्टी पे दो टाइप के टैक्स निकलते हैं। प्रॉपर्टी पे कौन सा टैक्स लगता है, एक एडवांस टैक्स लगता है। जब भी मैं एक प्रॉपर्टी या फ्लैट या आप कोई घर खरीद रहे हैं, तो उसको कितना परसेंटेज टैक्स देना होगा, 3% एडवांस टैक्स देना होता है, ठीक है। और 3% जब सेल करेंगे तब वो भी 3% एडवांस टैक्स देना होता है। मतलब जब मैं बाय कर रहा हूँ तो भी टैक्स कर दे रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ। और ठीक है, तो ये एक जनरल डिस्कशन थी कि जब भी मैं बाय करूंगा, किस कोई भी आपसे सवाल पूछता है कि अगर प्रॉपर्टी में बाय करता हूं तो कितना मुझे परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा, तो एडवांस टैक्स देना पड़ता है 3%। जब सेल करेंगे तो भी 3%। और अगर उस पर कोई गेन हो रहा है तो मुझे क्या होगा, कैपिटल गेन पे वो अलग टैक्स देना होगा। ये प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन में भी करेंगे और आपसे भी मैं प्रैक्टिस ऐसे ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा रिकैप लेते हैं। हाँ, और मैंने ये बताया था, शेयर्स का मैं बता रहा था। अब क्या, ये हमारे लर्निंग टॉपिक होंगे कि टैक्स कैसे लगती है। अब हमें जो पढ़ना है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, कैपिटल गेन का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि टैक्सेबिलिटी के पर्पज से कैलकुलेट करना है, मतलब समझना है टैक्स के पर्पज से। लेकिन प्रैक्टिकली आप जब इन्वेस्ट करते हो, पहले बाय करते हो, फिर सेल करते हो, फिर जब आके आपको गेन होता है, फिर जब गेन होता है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। वो जो गेन कैलकुलेट हुआ उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें ये चैप्टर कैपिटल गेन पढ़ना। उसमें कैपिटल एसेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और इसमें सारा कॉन्सेप्ट जो कैपिटल गेन डिस्कस करता है, वो करता है कि भाई आपने एसेट खरीदा, सेल किया तो गेन कितना हुआ, गेन हुआ तो आपको टैक्स टैक्स देना होगा, तो किस सेक्शन के तहत देना होगा, कितना रेट देना होगा, और उसकी कॉस्ट या परचेज प्राइस, सेल प्राइस क्या ट्रीटमेंट होगी। मतलब आपको सोचने का तरीका ये क्या सिखाता है, सेल प्राइस क्या रखनी है, परचेज प्राइस क्या रखनी है, किसको सेल किया, क्या गिफ्ट दिया या खरीदा या मिला है आपको किसी से, उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, और कैपिटल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती,
ठीक है, जैसे एक्सक्लूशन ऑफ द कैपिटल एसेट, ये हमें टॉपिक डिस्कस करता है। फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया था बेसिक में, कंसिडरेशन पैसे हमें कितने मिले और कितने हमने हमें खरीदा था, उसके बाद गेन या लॉस आएगा, उसके बाद टैक्स रेट क्या लगेगा, डिस्पोजल या एक्वायर्ड। ठीक है, अब ये नॉन रिकॉग्निशन रूल, आज हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ, फिर जैसे आगे हम चलते रहें। कैपिटल असेट अब ये है कैपिटल असेट अदर देन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37A। अब मैं एक बात बताऊं, कैपिटल असेट जो भी होता है ना, कैपिटल असेट वो दो में डिवाइड होता है। कैपिटल असेट्स को हम दो में डिवाइड करते हैं। उससे पहले दो में डिवाइड करने से पहले एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर कैपिटल असेट्स को दो में डिवाइड करते हैं। अब कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन क्या है? ये आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैपिटल एसेट्स में कोई भी प्रॉपर्टी एनी काइंड, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे बिजनेस से कनेक्शन नहीं हो उसका, अगर कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो किस में ट्रीट होगी? कैपिटल असेट्स में ट्रीट होंगी। और वो उसका मतलब जो टैक्स का ट्रीटमेंट होगा वो किस में होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। वो कैपिटल गेन में हमारा क्या होगा? कैपिटल एसेट्स ट्रीट होगा। उसकी अगर इनकम आ रही है तो वो ट्रीट या टैक्सेबिलिटी हमारी किस में होगी? कैपिटल गेन में होगी। अब कैपिटल असेट्स में हमारी इन्वेंट्री, अगर कोई मैं बिजनेस रेगुलर बिजनेस के हिसाब से जो इन्वेंट्री मैं खरीदता हूँ, सपोज मैं ऑयल का, कुकिंग ऑयल का बिजनेस करता हूँ, तो मैं मीजान ऑयल या डॉल्डा ये खरीदता हूँ और बेचता हूँ। तो ये इन्वेंट्री जो मेरी है उस पर अगर मेरी बाइंग सपोज 100 रुपए की है और मैंने 120 की सेल की है, तो 20 रुपए का जो गेन है, ये मेरा गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा। ये बात क्लियर है। और कंज्यूमेबल स्टोर्स, हम जैसे लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स के पार्ट्स होते हैं मशीनरी के या इनके, वो भी सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? वो प्योरली बिजनेस पर्पज के लिए, तो बिजनेस के एक्सपेंस में यूज हो रहे होते हैं या बिजनेस पर्पज के लिए एसेट्स में यूज हो रहे होते हैं, तो वो किस में आएंगे? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगे। ठीक है, और रॉ मटेरियल या वो नेचर जिसकी भी हो, वो नेचर एक्सपेंस पे, कंज्यूमेबल स्टोर एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और रॉ मटेरियल, ऐसे ही रॉ मटेरियल अगर आपने खरीदा है, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो रॉ मटेरियल भी बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है और अपने प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो वो भी अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, उसको भी कैपिटल एसेट में ट्रीट नहीं करेंगे। डेप्रिसिएबल असेट और एमोडाइजेबल असेट्स, ये क्या होते हैं असेट्स? वो फिक्स असेट्स हैं या इंटेंजिबल असेट्स हैं हमारे, जो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमारी किस में यूज हो रही होगी? वो बिजनेस कॉस्ट में एज एक्सपेंस यूज हो रही होगी। आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा है? आप मुझे पहले ये बताएं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और एम्प्लॉय शेयर स्कीम आपने पढ़ ली है? क्योंकि एम्प्लॉय शेयर स्कीम अगर आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मुझे उससे रिलेटेड कैपिटल गेन में कॉन्सेप्ट आता है, वो डिस्कस करना है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जिसमें हमने, अगर मैं डिस्कस करूं कि हम मैं मुझे एक ऑप्शन मिलता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस चल रहा है और एम्प्लॉय शेयर स्कीम आपको आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ये बात सही है? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम, चलो मैं ही डिस्कस कर लूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि कंपनी किस तरह एम्प्लॉय शेयर स्कीम, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। एक टॉपिक है एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, उसमें कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो वो चलो मैं डिस्कस कर लूंगा, वो सर उस्मान भी डिस्कस कर लेंगे, तो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आप लोग। और उसके बाद है मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज फॉर द पर्सन एनी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी हो गई, अगर पर्सनल यूज के लिए है, तो उस पर अगर कोई गेन या लॉस हो रहा है तो उस पर कोई हमारी ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं हो रहा, तो इस चैप्टर में वो फॉल ही नहीं करता। अगर आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो कैपिटल एसेट नहीं हो रहा, तो उसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल यूज के कैपिटल एसेट्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जिन पे हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है, और वो हमारे पर्सनल यूज के बेस। अब एक्सेप्शन क्या है? नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल यूज के लिए है तो कोई कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होगा, कोई हमारी गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं करना होगा। अगर कोई कैपिटल एसेट्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमें गेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको टैक्स कैलकुलेट उस पर करेंगे। ठीक है, जैसे पेंटिंग्स हो गई, कॉइन हो गए, ये हमारी लिस्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये थी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन।
कि ये 3 चीजें एक्सक्लूड है। नेगेटिव डेफिनेशन है, नेगेटिव डेफिनेशन ये से मुराद इसमें 3 चीजें ऐसी चीजें एक्सक्लूड की गई हैं, बाकी सारी चीजें इसके अलावा जो भी आएगा वो कैपिटल एसेट्स में ट्रीट होगा। और डेप्रिशिएबल एसेट्स या एमोर्टाइजेबल एसेट्स ये होती है बात कि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। अगर मशीनरी है तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट और बिजनेस में एक्सपेंस ट्रीट होता है। और ऐसे ही एमोटाइज, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप पढ़ेंगे तो एमोटाइजेशन हो रही है सॉफ्टवेयर की, तो वो बिजनेस में उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। और वो असेट इनकम भी अगर कोई जनरेट करके दे रहा होता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही ट्रीट हो रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस सर उस्मान ही पढ़ाएंगे। मैं फिर भी उनसे डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारी जो एग्रीमेंट थी वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन था, वो मैं पढ़ाऊंगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस वो पढ़ाएंगे। कौन सा टॉपिक आपको कहता था कि मैं पढ़ाऊंगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तो मैं ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद है देर आर टू कैटेगरीज ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब आप कैपिटल एसेट्स को इजीली याद करना है ना, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। एक सेक्शन 37A, एक सेक्शन 37। उसमें हम जो इसमें सारी या प्रैक्टिकली भी जो आपको पास्ट पेपर्स में पूछ रहा होता है, वो भी इसी पास्ट पेपर्स में शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी का एग्जांपल लेके पूछ रहा होता है। ठीक है, 37 में हमारे ये वाले असेट्स आते हैं। क्या है? ये कैपिटल असेट्स हैं, और ये हैं 37 के कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट्स में पहले तो क्या क्या, हर बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी हो कैपिटल एसेट्स में आती हैं। तीन चीजें कैपिटल एसेट्स में डेफिनेशन में नहीं आती, वो चीजें आपको डेफिनेशन में स्टॉक इन ट्रेड, डेप्रिशिएबल एसेट्स, लूज टूल्स, ये आपको याद रखने, और मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सर्टेन एसेट्स के। ठीक है, वो हमारे कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं। और फिर हम कैपिटल एसेट्स को दो में डिवाइड करते हैं, 37A और 37। 37A क्या कहता है कि शेयर्स अगर आपने पब्लिक कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी से आपने शेयर खरीदे, आप गए स्टॉक मार्केट में अपने यूनिलीवर के शेयर खरीद लिए। यूनिलीवर के शेयर 100 रुपए का शेयर खरीदा, कल 120 का हो गया तो आपने सेल कर दिया, गेन हुआ, गेन पे आपको टैक्स देना है। ठीक है, हम सारे एग्जांपल जो है ना शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी में रखेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट है वो सबको अंडरस्टैंडिंग होती है, तो शेयर्स की ये। ऐसे ही पब्लिक प्राइवेट कंपनी का शेयर है, 37 में मेन एग्जांपल होता है प्राइवेट कंपनी का शेयर। उसमें आते हैं पब्लिक कंपनी, इसमें आते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का शेयर्स होता है ना, तो वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा होता। सपोज अगर आपका बिजनेस से आपने बिजनेस खोला है, ठीक है, अपने बिजनेस खोला है, आपने कंपनी उसको बना दिया, लेकिन आपका अपना है, उसमें आप दो ही भाई पार्टनर हो, या आपने तीसरा कोई कजन पार्टनर कर लिया, तो आपके अपने शेयर्स हैं, उसकी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, तो उसका शेयर प्राइस मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही होती। उसकी जो मार्केट पब्लिक कंपनी की केस में मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की रोज ट्रेडिंग होती है, मार्केट के हिसाब से ट्रेड हो रहा होता है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से इस तरीके से शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी भी मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी मार्केट प्राइस ही डिटर्मिनेशन होती है। इसकी प्राइस हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है उसके असेट्स और लाइबिलिटीज के हिसाब से। वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेडीमेबल कैपिटल। अब ये क्या होते हैं? वैसे मुदारबा सर्टिफिकेट्स वो या वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल एक ये भी शेयर्स की तरह उनके वाउचर्स होते हैं। और ये मुदारबा सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? ये मुदारबा एक क्या होता है, सपोज एक बैंक है ना, ये जालक के दौर में एस्टेब्लिश हुए थे मुदारबाज। अब मुदारबाज क्या है ना, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, वो लोन प्रोवाइड करते हैं या लीजिंग फाइनेंसिंग करते हैं। जैसे बैंक से आप लोन ले लो और गाड़ी ले ली, तो ये भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। लोन लेते थे फिर इंटरेस्ट पे, या अपने लीज पे असेट्स देते थे। इस तरीके से जो अगर उसके किसी ने असेट्स खरीदे तो वो उनको मुदारबा सर्टिफिकेट्स कहते हैं। मतलब उनके अगर शेयर्स खरीदें तो मुदारबा सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल मैं मुदारबा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुदारबे का सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अगर सिंपल करें तो मैं अगर मुदारबा में लिस्टेड होते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स या ट्रेड हो रहे होते हैं, उनको जो मिलते हैं वो मुदारबा सर्टिफिकेट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, ये मैंने बताया था, एक कंपनी है जो
ये आगे डेफिनेशन में भी आ रहा है, उसको भी डेट करें। डेट सिक्योरिटीज भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये इससे डेफिनेशन से इतनी टेक्निकल आएंगी नहीं, आपको बस सीधे सीधे याद करनी है। कैपिटल असेट्स, इनकी डेफिनेशन आगे आ रही है। डेट सिक्योरिटीज की इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, इनकी डेफिनेशन भी अलग से मेंशन। कैपिटल एसेट्स अदर देन सेक्शन 37A व्हिच में इंक्लूड द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब इसमें क्या शेयर्स शामिल है? प्राइवेट कंपनी के मेंबरशिप कार्ड, अगर किसी का मेंबरशिप कार्ड है कराची क्लब्स का, इनका वो भी अगर उस पे अगर आप सेल करते हैं मेंबरशिप, अगर गेन हो रहा है तो वो भी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग से टॉपिक दिया हुआ है, वो तो पूरा डिस्कस करेंगे 37 का। और माइनिंग राइट्स और सर्टेन पर्सनल असेट्स जिसको specifically categorized as a capital asset such as antiques, वो भी हमारा स्पेसिफिक एक आज क्लास उसी पे ही चलेगी। ये रिकैप के बाद ये था डेट सिक्योरिटीज। ये डेट सिक्योरिटीज हमारी किस में आ रही थी? 37A में। मतलब 37A से क्या मुराद है मेरा, 37 से क्या मुराद है? इनकी जो टैक्सेबिलिटी की ट्रीटमेंट है ना, वो डिफरेंट है। इसको अगर हमने ब्रेकअप किया है ना, तो ब्रेकअप इसी वजह से किया है, इनकी टैक्स की ट्रीटमेंट गेन है तो सेम है। इनकी ट्रीटमेंट अगर मैं अगर यूं कहूं, इनकी जो ट्रीटमेंट है टैक्स की वो सेम है। इनकी जो टैक्स की ट्रीटमेंट तो सेम है, मतलब शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, मेंबरशिप कार्ड, शेयर्स इन पार्टनरशिप फर्म, अगर इन पे मुझे गेन हो रहा है तो उस पे टैक्सेबिलिटी सेम तरीके से, इनकी भी टैक्सेबिलिटी सेम तरीके से, इनकी मतलब दोनों की डिफरेंट तरीके से। ठीक है। 37A। अब ये है डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज के डेफिनेशन है, ये एक सर्टिफिकेट्स होते हैं। मतलब कंपनी ने, कारपोरेट मतलब कंपनी, कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसे की जब जरूरत हो, सपोज मैं कंपनी हूँ और आप कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सपोज 10-12 जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनको मैं कहता हूँ मुझे जो है ना लोन की जरूरत है। किस चीज की? लोन की। मुझे 1 लाख की जरूरत है। मैंने क्या किया, 10 स्टूडेंट से हर किसी को 10,000 के सर्टिफिकेट इशू किए, मैंने सबको 10,000 सबसे ले लिए, तो मेरे पास 1 लाख जमा हो गया। कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो जल्दी फाइनेंसिंग करनी, तो किसने टर्म फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिए, या शरिया रजिस्टर्ड बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है, सर्टिफिकेट को इशू कर दिए। आपने हमें पैसे दे दिए, मैं आपको क्या करूंगा, उन पे इंटरेस्ट दूंगा या प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट कहते हैं, इंटरेस्ट दे दूंगा। और ये हमारी एग्रीमेंट होगी कि ये 3 साल तक आप मुझसे वापस नहीं लेंगे। सपोज कॉर्पोरेट 3 साल के बाद मैं 10,000 भी वापस करूंगा और 3 साल में इंटरेस्ट भी जो बना आपको वो भी देता रहूंगा। इस तरह कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पीआईबीज आती हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड आते हैं। ये सारे जो हैं, ये इसी तरीके से, ये कौन इशू करती है? गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडीज। ठीक है, तो ये बात हो गई डेट सिक्योरिटीज की। ये मैं लास्ट क्लास वाला ही रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ। ठीक है। और ये मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। इमरान सोल्ड, अगर अपनी कार सेल की, ये मुझे आप बता दें जल्दी। ये आपको समझ आ रहे हैं? ये आप पढ़ें, जो क्लास में लास्ट में प्रेजेंट भी नहीं था तो वो भी पढ़े। ये कैपिटल एसेट्स के बेसिक एग्जांपल्स हैं। और इनके मुझे आंसर भी दें। फर्स्ट में क्या होगा? ये कार हमारा क्या कैपिटल एसेट ट्रीट होगा या नहीं? पहले तो ये, अगर ट्रीट होगा तो फिर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा या कैपिटल लॉस कैलकुलेट होगा। दूसरा एंटीक है, एंटीक में क्या होगा? ये कैपिटल एसेट ट्रीट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो गेन या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, वो आज डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी।
पढ़ लिया सबने? जल्दी मुझे आंसर करें। जी, फर्स्ट वन कैपिटल एसेट्स नहीं है, और एंटी का हमारा क्या है, कैपिटल एसेट्स है। तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो हमारा कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है। सेल ऑफ पर्सनल कार अ मूवेबल एसेट्स इन द पर्सनल यूज फॉर द टैक्स नॉट अ कैपिटल एसेट्स, सही है। तो इसलिए क्या होगा, गेन कैलकुलेट नहीं होगा। एंटिक हमारा क्या है, कैपिटल एसेट है। एंटिक में हमारा, इसमें क्वेश्चन में हमारा लॉस हो रहा था। अगर लॉस होता है तो हमें कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ गेन हमें कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें क्या हुआ, हमने सोल्ड 1.5 लाख का, और फेयर मार्केट वैल्यू जब गिफ्ट हुआ था कितना हुआ था, 2.5 लाख। तो इसमें 1 लाख का हमें जो क्या कहेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू मेरे लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। तो इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हम क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। अभी इसको बल इग्नोर करें पॉइंट को, ये हमारी सेक्शन आने वाला है। बस ये अभी बताना था कैपिटल असेट है या नहीं। और कैपिटल गेन का फार्मूला क्या है हमारा, ये हमारा फार्मूला है। कैपिटल गेन कंप्यूटेड कंसिडरेशन रिसीव, मतलब पैसे हमें कितने मिले और हमने खर्चा कितना किया, कितने में खरीदा, उससे रिलेटेड अगर मैं शेयर्स खरीदा हूँ या मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मुझे ब्रोकर की जैसे कमीशन देनी पड़ती है, इस तरह शेयर्स की भी खरीदता हूँ तो उसी में भी मुझे क्या होती है, कमीशन देनी पड़ती है। और जो कमीशन देता हूँ वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो वो कॉस्ट में ऐड करेंगे तो आपका गेन कम आएगा, गेन कम आएगा तो आपकी टैक्सबिलिटी कम आएगी। इस तरीके से होता है। ठीक है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये आप पढ़ें। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो फॉर एग्जांपल अब क्या होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिसके बगैर आपकी परचेसिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर्स खरीदूंगा तो शेयर्स में मुझे कमीशन फी या ब्रोकर फी देनी ही देनी है, जिसके बगैर, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं ब्रोकर के थ्रू जनरली खरीदते हैं, तो अगर ब्रोकर नहीं होता तो आपके पास बायर वो नहीं, सेलर आपको नहीं मिलता। तो सेलर की वजह से, ये ब्रोकर की वजह से आपको प्रॉपर्टी मिली। इस तरीके से अब मार्केट में जब शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक कुछ पैसे में या कुछ कमीशन हमें देनी पड़ती है। अगर वो मैं कमीशन नहीं दूंगा तो मुझे शेयर ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए ब्रोकर अपनी कमीशन चार्ज कर रहा होता है। तो कमीशन जो चार्ज करता है वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कहते हैं, वो डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कह सकते हैं। डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल मतलब मैं बाय करता हूँ तो मुझे देनी पड़ती है, अगर मैं बाय नहीं करता तो मुझे नहीं देनी पड़ती। सेल करता हूँ तो मुझे वो ये खर्चा देना पड़ता है, वरना मुझे नहीं देना पड़ता। ये मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेलिवेंट है उससे, आपकी बाइंग सेलिंग से। अब इस क्वेश्चन को पढ़े। ये क्वेश्चन पढ़े। अगर मैं इसमें कहूं कि सोल्ड 1 लाख शेयर्स किए हैं, इंटरवुड कंपनी के, प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मैंने कितने में सेल किए, 3 लाख में, और खरीदे मैंने कितने में थे, 5,000 शेयर्स। सोल्ड मैंने कितने किए, 5,000 शेयर्स मुझे मिले थे 18 रुपए में, और 5,000 मुझे बोनस बोनस मिले थे, ये 2019 में। और मैंने सेल भी, ये डेट भी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि टैक्स रेट साल वाइज हमारा डिफाइंड डिफरेंट होता जाता है।
फॉर एग्जाम्पल पहले साल डिफरेंट था, दूसरे साल डिफरेंट था, तीसरे साल डिफरेंट था, वो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ बेसिक ये समझ रहे हैं कि अगर हमें 10,000 शेयर मैंने सेल किए, 5,000 शेयर मैंने खरीदे थे 18 रुपए पे, 5,000 मुझे क्या मिले, बोनस मिले। जब मुझे बोनस मिले तो उस वक्त शेयर की प्राइस 22 रुपए थी। जब बोनस से क्या मतलब आपने खरीदा नहीं है, आपको मुफ्त में शेयर मिले, ठीक है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 बढ़ गए, 5,000 आपने खरीदे, 5,000 आपको बोनस मिले, और 10,000 आपने इंसिडेंटल एक्सपेंस पे किए थे जब आपने सेल किए तो भी कमीशन की फीस थी, और खरीदे तो भी कमीशन की फीस थी, ठीक है। इस तरीके से हमने 10,000 शेयर में कंसिडरेशन हमारी कितनी रिसीव हुई, 3 लाख। कॉस्ट हमारी कितनी बनी, 18 मल्टीप्लाई बाय 5,000 तो 9,000, ठीक है। बोनस शेयर में हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगी, इंसिडेंटल चार्जेस हमारी कॉस्ट में ऐड होंगे तो वो माइनस होकर हमारा नेट गेन कितना बना, 2 लाख। इस पे हमारी टैक्सेबिलिटी होगी। तो हमें कैलकुलेशन, हमें ये कैपिटल गेन पहले निकालना है, कैपिटल गेन के बाद हमें टैक्स कैलकुलेशन पे आना है, ठीक है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैंने डिस्कस कर लिया था, इसको हम देख लेंगे। ये आप देख लीजिएगा, मैं शेयर कर। अब एक ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं अगर इसमें पीछे जाऊं थोड़ा, ये क्या कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी, और ये क्या कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। इसमें तो हमें प्राइस दी हुई थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, इसमें कौन सी कंपनी थी, प्राइवेट, इसकी प्राइस तो मार्केट में ही डिटरमिन होती है, कि हमें हर वक्त पता चल रही होती है क्योंकि लिस्टेड है। इसमें हमें क्या करना होता है, असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट्स को हम, नेट एसेट्स आपको पता है किसको, ये अकाउंट क्लास ले रहे, अकाउंटिंग की, नेट एसेट्स पता है। हाँ, नेट एसेट्स पे अगर नहीं पता तो डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आज के हिसाब से ये डिस्कस करते हैं, नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसको कहते हैं, उसकी बेसिस पे हमारी प्राइवेट कंपनी का शेयर प्राइस निकल रही होती है। कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी टोटल अमाउंट रिसीव या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, या जितना आपने रिसीव किया 3 लाख, या फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो अमाउंट आप लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ लिस्टेड लिस्टेड कंपनी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो शेयर प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रही है, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज में कोटेशन दे रही। अनलिस्टेड कंपनी में क्या होगा, शेयर की प्राइस ट्रेड नहीं हो रही, उसके असेट्स उस माइनस लाइबिलिटीज करेंगे। अगर 100 रुपए के असेट्स हैं और 10 30 100 रुपए के असेट है, 30 रुपए की लाइबिलिटी है, तो 70 बन गए। 70 को हम क्या करेंगे, कंपनी के जो शेयर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। अब गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट इन द टैक्स ईयर, टैक्स ईयर से क्या मतलब, टैक्स ईयर तो आपको पता होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ये टैक्स ईयर 3 टाइप्स के होते हैं। और मेन टैक्स ईयर हमारा कितना होता है, जुलाई से जून, जुलाई से जून जो 30 जून पे एंड हो रहा होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। इज चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन ऑन अक्रूवल बेसिस, किसकी बेसिस पे, अक्रूवल की बेसिस पे हमें क्या होगा, टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा। मतलब अगर आपका गेन हो गया, चाहे आपको पैसे मिले या नहीं मिले, उससे कोई वास्ता नहीं है। कैपिटल गेन आपको हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी और मुझे गेन हो गया, भले उसने पैसे नहीं दे दे, तो मुझे टैक्स देना होगा जिस साल में मेरा गेन हुआ है। सपोज मेरा गेन हुआ है 2022 में, मुझे पैसे मिले 2023 में, तो मेरा टैक्सेबल किस में होगा, 2022 टैक्स ईयर में होगा। अब ये हमारे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे पास्ट पेपर्स में हमारे आते हैं, ठीक है। ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स, अब ये क्या कह रहा है, ये वो कैपिटल एसेट्स हैं जो हमारे पर्सनल यूज में आ रहे होते हैं और कैपिटल एसेट्स की एक्सेप्शन में आ रहे हैं। ये वो कैपिटल एसेट हैं जो हमारे एक्सेप्शन में आ रहे हैं, वरना पर्सनल यूज के कैपिटल एसेट्स हमारी डेफिनेशन में शामिल नहीं है, एक्सेप्ट दीज व्हिच आर स्टेटेड एज फॉलोज, ठीक है। उन पे हमारा क्या होगा, लॉस अगर है, ये नोट करना, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। सपोज
मैंने एक ज्वेलरी खरीदी या पेंटिंग मैंने खरीदी। अगर मैंने पेंटिंग खरीदी, सपोज 1 लाख की महंगी जो यूनिक पैंट्स आती हैं, 1 लाख की मैंने खरीदी और उसको मैंने 50,000 में आगे बेच दी। 50,000 का मुझे क्या हुआ? लॉस। तो लॉस होगा तो मुझे क्या होगा? रिकॉग्नाइज नहीं करना, मतलब उसको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। और अगर उसमें फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? अकाउंट फॉर करेंगे और उसको टैक्सेबल में ट्रीट करेंगे, उस पे टैक्स हमें देना होगा। ठीक है, ये क्या है? पेंटिंग। पेंटिंग स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर इसको कहते हैं। अगर मेरे पास एक मिनट पिक्चर, मैंने पिक्चर रखी थी, एक मिनट, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मैं पिक्चर दिखा दूं। एक मिनट छोड़ दो, वापस हम चलते हैं, मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। स्कल्पचर हम क्या कहते हैं? एक मिनट में पिक्चर दिखा देता हूँ। स्कल्पचर आपको क्या आइडिया है क्या किसको कहते हैं? जैसे ये क्या है? स्कल्पचर। इसको जैसे मूर्तियां वगैरह ये बनती हैं, यूनिक बनती हैं, इसको कहते हैं। ये अगर आपने रखी हुई है, अगर आपने उस पर सेल किया, अगर गेन हुआ तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। ठीक है, ये स्कल्पचर। और ड्राइंग, अगर आपने कोई ये यूनिक ड्राइंग या कोई आर्ट का काम किया है, तो उस पे अगर आपको गेन हो रहा है तो क्या ट्रीट होगा? उस पे टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट होगी। ज्वेलरी है आपके पास। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे पुराने आपने देखे होंगे, हैंड रिटन राइटिंग्स होती थी, और वो जहाँ टाइपिंग, ये यूनिक डॉक्यूमेंट्स होते थे, उन पे अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो वो आपको उस पे भी टैक्सेबिलिटी देनी होगी। बुक्स भी, अगर आपके पास ऐसा बुक के हिस्टोरिकल बुक्स हैं या ऐसे बुक्स हैं, अगर आपने बुक सेल किए हैं तो, या आपने खुद बुक्स लिखे हैं, तो वो भी टैक्सेबिलिटी में आ जाते हैं। और एक क्या है? ये पोस्टेज स्टैम्प। अब पोस्टेज स्टैम्प क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी, ये पोस्टेज स्टैम्प देखा होगा आपने, ये कायदे आजम के पोस्टेज स्टैम्प एनवेलप पे लग रहे होते हैं। ये एनवेलप पे जो स्टैम्प लग रहे होते हैं, यूनिक स्टैम्प, इन पे भी अगर ये, इनकी भी वैल्यू होती है। इनकी भी अगर जो वैल्यू है, कुछ यूनिक स्टैम्प्स होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, और लोग उसमें, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में ना ये इनकी डिमांड होती है। तो उन पे भी अगर कोई गेन हो रहा होता है तो फिर ये उसकी टैक्सेबिलिटी कवर होती है। जैसे फर्स्ट डे कवर, ये एक है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? इनवेलप दैट बियर्स अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्टैम्प। कोई भी कंपनी या कोई गवर्नमेंट फर्स्ट डे स्टैम्प वो लॉन्च करती है किसी का भी, तो वो ऑफिशियल इशू वो क्या करती है, फिर इनवेलप पे कैंसिल कर देती है फर्स्ट स्टैम्प वाला। फर्स्ट डे कवर की ना एक वैल्यू बनती है, उसकी यूनिक वैल्यू बनती है, और ऑक्शन भी होती है, तो उस वैल्यू पे भी अगर कोई गेन हो रहा है तो लोग उसको खरीदते हैं। यूनिक, कोई किसी किसी की ना हॉबी होती है कि यूनिक चीजें खरीदना, एंटीक खरीदना, कॉइन कलेक्ट करना। तो ये कलेक्ट करना, ये बाद में उस पे अगर वो सेल कर रहा है, उनकी वैल्यू इतनी हाई है। जैसे गोरे ना हिस्टोरिकल चीजें विजिट करते हैं, जैसे उनको मोहनजोदड़ो दिखाओगे, या ऐसी पाकिस्तान में तो पूरा हिस्टोरिकल है। पाकिस्तान तो इतना अपडेट मॉडर्न तो बना ही नहीं है, ऐसे समझो पाकिस्तान तो पूरा ही हिस्टोरिकल है। अगर इस तरह हिस्टोरिकल चीजें हमारी जो कलेक्ट हो रही हैं, उनकी भी डिमांड होती है, उस पर भी अगर कोई गेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? जी, स्टोन की भी बनी हुई होती हैं स्कल्पचर, और कॉइन और एंटिक चीजें इस तरीके से। और यहाँ पे लास्ट क्लास में किसी ने डिस्कस भी किया था, उसकी भी हॉबी कॉइन कलेक्ट करना हॉबी थी। जैसे पुराने नोट्स भी कोई कलेक्ट करता है, मिडिल और मिडिलियन, जैसे मिडिल मिलता है, वो यूनिक मिडिल मिलते हैं, बड़े यूनिक, उनकी भी एक वैल्यू होती है। तो उनके हिसाब से भी हमें जो इवेंट पे मिल रहे होते हैं, किसी को किसी की अचीवमेंट पे मिल रहे होते हैं, तो उस पे भी गेन हो रहा होता है। ठीक है, अब ये याद रखने हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ज्वेलरी, मैन्यूस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, क्वाइन, मेडल,
एंटी, ये क्या है, इन पे हमें लॉस होगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि ये ट्रीटमेंट देता है, मैंने सपोज पेंटिंग थी 1 लाख की खरीदी और मैंने सेल की 50,000 की, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, तो आप लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इस पे लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये लिखेंगे ऑन द डिस्पोजल, लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होता, गेन टैक्सेबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल असेट्स में लॉस की एक सेक्शन है, वो अभी डिस्कस करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। और कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है कि कैपिटल गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं करना होता। नो कैपिटल गेन और लॉस शैल अराइज। अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं किसी को असेट को इस कंडीशंस के तहत, तो मुझे ना गेन कैलकुलेट करना होगा ना मुझे लॉस कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की अगर डाइवोर्स हो जाती है, एग्रीमेंट टू लिव इन पार्ट, कोई शादी थी उसमें हस्बैंड वाइफ का अगर डाइवोर्स हो जाता है, उस पे अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं एसेट, तो उसमें क्या होगा, कोई गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। अगर डाउरी वो वापस लेके जा रही है या कुछ भी गोल्ड वापस लेके उस पे उस केस में ट्रांसफर में हमारा क्या होगा, गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। ये नॉन रिकॉग्निशन रूल्स, इसको क्या कहते हैं, नॉन रिकॉग्निशन रूल्स के तहत इसको याद करते हैं। नॉन रिकॉग्निशन रूल्स में क्या आता है, नॉन रिकॉग्निशन रूल से मुराद जिनमें हमें कोई गेन या लॉस कैपिटल एसेट्स पे कैलकुलेट करना नहीं होता। उसमें क्या हो रहा होता है, हमारे असेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं या ट्रांसफर हो रहे होते हैं, किसी के पास एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है असेट्स की, उस केस में हमारी कोई गेन लॉस नहीं होता। ये ट्रीटमेंट है, ये इवेंट्स होंगे। अगर किसी की डेथ की वजह से ट्रांसमिशन, पेरेंट्स के खुदा ना खास्ता पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसके बेटे के पास आ जाती है, तो उसके पास जो उसके पेरेंट्स की आ गई, फॉर एग्जांपल एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्ट उसके बेटे के नाम पे बन जाएगी अब। तो उस पे ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ की उसने खरीदी, उसको इनहेरिटेंस में मिल गई, इनहेरिटेंस में मिल गई तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो खरीदता तो शायद खरीदता तो टैक्स ही देना पड़ता। अंडर गिफ्ट, अगर गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है तो उसके हिसाब से उसको टैक्स नहीं देना होता। ठीक है, इस लाइन को इग्नोर करेंगे, रिपीट हो गई। ठीक है, ट्रांसफर गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ एओपी। अब जब एओपी जब डिसॉल्व हो रही होती है तो पार्टनर्स अपने शेयर्स निकाल रहे होते हैं, तो जो अपने शेयर्स शेयर प्राइस निकाल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1-1 लाख शेयर इश्यू किया, तो जब एट द टाइम ऑफ हमें लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, हमें 20-20 हजार वापस मिले या 1,20,000 जो भी हमें शेयर वापस मिला, तो वो शेयर ऑलरेडी टैक्स हो चुका होता है, तो उसके हिसाब से वो रिजोल्यूशन पे भी हमारी टैक्स दोबारा नहीं देना। और कंपनी जब बंद हो रही होती है, कंपनी जब बंद हो रही होती है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस पे, और मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, कंपनी क्या हो गई, अब कह रही है मैं बंद कर रही है, टर्म्स या वाइंड अप कर रही है कंपनी, तो उसके जो असेट्स कंपनी के बचेंगे, अपनी पहले लाइबिलिटी देगी, गवर्नमेंट को टैक्स देगी, उसके बाद जो अगर उसके पास असेट बचते हैं वो किसके पास आते हैं, वो शेयर होल्डर के पास आते हैं। ठीक है, इसके इसमें ये होना जरूरी है कि पर्सन जो है रेजिडेंट पर्सन हो। अब रेजिडेंट पर्सन की तो डेफिनेशन आपको पता होगी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डेफिनेशन तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेजिडेंट जो 183 डेज में पाकिस्तान में स्टे करे, उसमें कौन कौन से डेज काउंट होते हैं, कौन कौन से डेज हमारे काउंट नहीं होते, ये तो आपको पता होगा। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तो आपने पढ़ा ही होगा। तो रेजिडेंट पर्सन के लिए, तो अगर ये रेजिडेंट पर्सन है तो उसके लिए नॉन रेगुलर ये नॉन रिकॉग्निशन रूल अप्लाई हो रहा है। अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन नहीं है, अगर वो लिक्विडेशन कंपनी या एओपी हो रही हैं, उनको शेयर्स मिल रहा है, तो उसके हिसाब से शेयर उसको टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्वेश्चन एक दो मुश्किल हम करेंगे तो फिर हमें पास्ट पेपर की लेवल समझ आ जाएगी। अब ये है लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, ये एक बार रीड करें, ये आप लोग रीड करें।
सब पढ़ लें तो मुझे अपडेट दे दें कि इसको डिस्कस करते हैं सही से। चलो 10 मिनट ब्रेक दे देते हैं, 10 मिनट ब्रेक दे देते हैं। और ये मुझे 10 मिनट ब्रेक के बाद ये भी मुझे अपडेट दे देना, कैपिटल गेन जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। 10 मिनट का ब्रेक है।
अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करें? सारे अवेलेबल हैं? ओके। ये बताएं, पहले के कैपिटल गेन में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? मुश्किल तो नहीं लग रही या तेज तो नहीं चल रहा? मैं इसको पहले क्लियर करें। अब एक बार ये रीड करें तो इसको डिस्कस करें। ठीक है, चलो क्लियर करता हूँ। इसमें क्या है, हमने क्या किया था, एक बात क्लियर करें। हमने ये बात क्लियर की थी जब हम कैपिटल एसेट्स में ना हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक 37A, जिसकी गेन के ट्रीटमेंट भी अलग है तो टैक्स रेट भी अलग लगेगा। मतलब गेन कैलकुलेट होगा तो टैक्स रेट डिफरेंट लगेगा, 37 में टैक्स रेट डिफरेंट लगेगा। सही है। अगर मैं इसको 37A की बजाय मैं कहूँ कि भाई शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें जो एटम्स आ रहे थे कौन से आ रहे थे? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, डेट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये आ रहे थे, रिडीमेबल कैपिटल, ये वाली चीजें। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेते हैं कैपिटल शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर मुझे नुकसान होता है पब्लिक कंपनी के शेयर्स पे, तो वो नुकसान एडजस्ट किसके होगा? गेन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट गेन हो? पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट ही शेयर हो के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यूनिलीवर कंपनी लिस्टेड है, मैं दोनों कंपनी ये कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है और वो 37A की कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसमें क्या करता है, पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक का पैसा लग रहा होता है। जैसे मैं आवाम हूँ, मैं भी खरीद कर सकता हूँ, आप भी आवाम है, आप भी खरीद कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सिंपल रखते हैं चीजों को। अब क्या करें कि एक यूनिलीवर कंपनी है, एक नेस्ले। मैंने क्या किया, यूनिलीवर में नुकसान किया और कमाया किसमें? नेस्ले वाली कंपनी के शेयर्स में। जो मैंने नेस्ले वाली कंपनी में कमाया, सपोज मैंने नुकसान किया 1 लाख का, कमाया मैंने कितना? 50,000। तो 50,000 का लॉस मेरे क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक होगा? 3 साल, अगले 3 साल। उसके बाद अगेंस्ट किसके होगा? गेन ऑफ 37, मतलब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर से नहीं। ठीक है, इस तरीके से प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं। अब प्राइवेट कंपनी के अगर लॉस है तो वो प्राइवेट कंपनी के गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा और पब्लिक कंपनी के गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। समझ रहे हैं आप? प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, पब्लिक कंपनी के भी अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ये बात ये क्लियर है? ठीक है, अब ये बात एग्जाम्पल में, अब ये अगर मैं इसको एग्जाम्पल में लूं और मजीद जैसे इजीली समझ आ जाए सबको। ये था ईयर 1। सपोज ईयर 1 में मैंने क्या किया, नुकसान किया पब्लिक कंपनी के शेयर्स पे। तो मेरा गेन हुआ कितना? यहाँ प्राइवेट कंपनी पे, तो ये 3 साल का लिया है तो पब्लिक कंपनी। तो कैपिटल गेन हुआ मैंने दूसरी कंपनी में, सपोज सिक्योरिटी ए, ये सिक्योरिटी बी पे मैंने क्या किया? गेन किया, कमाया। मैंने दो में सेलिंग बाइंग सेलिंग की, एक में मैंने नुकसान किया, एक में मैंने कमाया। जिसमें मैंने नुकसान किया, उसके बाद अब ये मेरा नुकसान अभी रहता है तो मेरी कोई टैक्स नहीं देनी पड़ेगी इस पे। मैंने नेक्स्ट टाइम मेरा ये लॉस क्या हुआ? कैरी फॉरवर्ड होगा। उससे साल मैंने क्या किया? गेन किया शेयर्स में, तो वो मेरा कितना नेट लॉस बन गया? 10,000। उसके बाद 10,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ, तीन से चौथे साल मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उस लॉस का, अगर मेरा रह जाता है। सपोज मैंने गेन किया तो इस साल मुझे गेन पे टैक्स देना होगा। ठीक है, 3 इयर्स का ये सिंपल एग्जाम्पल लिया है। ये बात यहाँ तक क्लियर, बेसिक क्लियर हो गया? कौन सी वाली बात रिपीट करूं, दोबारा बताएं। अगर सेकेंड ईयर मेरा लॉस हुआ, सपोज सेकेंड ईयर मेरा क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया या मेरा कोई गेन ही नहीं हुआ, ये मेरा लॉस है, तो लॉस मेरा 60,000 क्या होगा? पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा।
हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी साल मेरा लॉस हो रहा है, आपका सवाल, तो इसमें क्या होगा, इसके मजीद 3 साल काउंट होंगे। पब्लिक इसके मजीद, इसके 2 साल हो गए, और इसके मजीद क्या होंगे, 3 साल। वो जितने में जब लॉस हो रहा है उसके अगले उसके 3 साल होंगे उस सिक्योरिटी के। समझ रहे हैं? एक कंपनी, हर किसी के अपने 3 साल होंगे। हर कंपनी के शेयर्स अलग अलग हैं, तो हर कंपनी के लॉस भी 3 साल अलग अलग काउंट होंगे। उसके बाद है, ये मैंने इसलिए एग्जांपल समझाई कि जैसे इजीली समझ आ जाए। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सपोज मैंने असेट्स आपको गिफ्ट के थ्रू दिए, मैंने यहाँ पेरेंट्स के थ्रू मुझे गिफ्ट मिला। अब मुझे पेरेंट्स के थ्रू अगर मुझे गिफ्ट मिला, तो क्या गिफ्ट की जो कॉस्ट होगी, वो क्या कॉस्ट बनेगी? सपोज मेरे फादर ने चीज खरीदी थी 1 लाख की, जब मुझे गिफ्ट दे रहा था उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 लाख की। कितनी हो गई थी? 2 लाख। तो जो कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट होगी ना, वही मेरे लिए कॉस्ट बनेगी, नॉट के फेयर मार्केट वैल्यू। ये बात दोबारा सुनना। हाँ, जितने, वेरी गुड सिमरन कुमारी ने बहुत करेक्ट आंसर दिया, कि जितना वही कॉस्ट होगी जो पेरेंट्स ने खरीदा था। और ये है ट्रांसफर ऑफ लिविंग एसेट, जो हमने कहा था कि ये वही रिपीट बात है कि अगर वो डाइवोर्स हो जाती है हस्बैंड बीवी में, तो वो क्या होगी, नॉन टैक्सेबल बन जाएगी। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल है, ये सारे आंसर कर लेंगे आप। पूछा जाए कैपिटल एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लॉस अगेंस्ट कैपिटल गेन, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लॉस एंड अगेंस्ट कैपिटल गेन, ये वाला आंसर होगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन वही होंगी, और वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट जो फार्मूला होगा, गिफ्ट भी नॉन टैक्सेबल है। ये पास्ट पेपर्स हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं, इसको वैल्यूएशन के साथ। अब इसको ना, जो आपकी कॉस्ट होगी, गिफ्ट होगी ना, ये सारा क्वेश्चन इसी में क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं हमारे। ये एक बार क्वेश्चन सही से पढ़ें, इसको अभी क्लास में ही डिस्कस करते हैं। ये आप प्रैक्टिस भी जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा, लेट मी चेक। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं तो फिर आगे चला गया। चलो इसको रिपीट करते हैं, ये वाला सवाल पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर डिस्कस करें। सही है, सही से पढ़ना है कि इसमें जेड ए क्या कर रहा है, इनहेरिटेड कर रहा है सर्टेन एसेट्स अपने फादर से, उसको मिल रहे हैं। कब से? 2008 में, सपोज 2008 या 18 28 कुछ भी ले लें अभी। असेट इन द डेट ऑफ इनहेरिटेंस, 25,000 शेयर्स मिल रहे हैं प्राइवेट कंपनी के, 21,000 पब्लिक कंपनी के, मेंबरशिप कार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ज्वेलरी। ये अब पढ़ते जाएं, इसी तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें तो हम इसको सही से डिस्कस करें।
पढ़ लिया ये सारा, तो आगे ये भी पढ़ना है। फिर हम इसको डिस्कस मैं ही करता हूँ, पहले आप पढ़ लें तो फिर हम इसको सही से डिस्कस करते हैं। पढ़ लिया सबने? अब मैं पढ़ता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। मेंबरशिप कार्ड, जैसे कराची क्लब में अगर आप किसी क्लब में मेंबरशिप लेंगे ना, तो उनका मेंबरशिप कार्ड मिलता है। जिम खाना क्लब का मेंबरशिप कार्ड मिलता है। इस तरीके से वो कार्ड होता है मेंबरशिप कार्ड। कार्ड की भी ना एक वैल्यू होती है, क्योंकि मेंबरशिप पैसों पे मिल रही होती है, फ्री में नहीं मिल रही। क्लब की अगर मेंबरशिप पूरी हो गई तो फिर जो है ना, एक एग्जिस्टिंग मेंबर सेल कर रहा होता है तो उसकी सेल हो रही होती है। अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? सबने, मैं उम्मीद करता हूँ, पढ़ लिया होगा। एक बार मैं रीड करता हूँ। मिस्टर जेड ए, उसको अपने फादर से क्या हो रहे हैं, इनहेरिटेंस में एसेट्स मिल रहे हैं जिनकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इनहेरिटेंस वाज, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू वो कॉस्ट ही ट्रीट कर रहे हैं। 25,000 की शेयर 25 लाख है, तो डिवाइड करेंगे 25,000 शेयर से, तो कितना बनेगा? 100 का हमारा शेयर बनेगा, ठीक है? 100 प्राइस पर शेयर, एक शेयर हमारा कितने का बना? 100 का। 21,000 शेयर, पब्लिक कंपनी लिस्टेड, 462,000 के इनकी वैल्यू है। प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के मेंबरशिप कार्ड। अब आपको याद क्या करना है, मेंबरशिप कार्ड की ट्रीटमेंट कैसे होती है? 37A में होती है, 37 में होती है। ये जैसे 37 का है, ये 37A का है, और ये भी 37 का है, ये 37A का है। ज्वेलरी नॉन रिकॉग्निशन रूल में पढ़ा था, अगर लॉस होगा तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, गेन होगा तो रिकॉग्नाइज करेंगे। ये याद रखना हम चीजें। क्लब ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 मिलियन की इसमें क्या है, इनहेरिटेंस में ज्वेलरी भी मिल रही है उसको। ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर जेडे अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, उसने क्या किया? गिफ्ट दे दिए। किसको? अपने बेटे को, मिस्टर आई क्यू। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी एसेट की? 2 लाख। 10,000 उसको दे दिए। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स दिए, पब्लिक कंपनी के भी दिए,
और मेंबर्स कार्ड भी दिए। उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू ये थी। अब इसको क्या इसने अपने फादर से पैसे लेकर शेयर्स खरीदे होंगे? नहीं, फ्री में मिले होंगे उन। लेकिन उस दिन की हमें डेट की प्राइस बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, ठीक है। उसने बाकी उसके फादर ने रिमेनिंग शेयर्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। प्राइवेट कंपनी के 3 मिलियन के, पब्लिक कंपनी के 1.5 मिलियन के। समझ रहे हैं आप? प्राइवेट कंपनी के शेयर 3 मिलियन के, पब्लिक कंपनी के 1.5 मिलियन के। उसके बाद ये आ रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा भी रीड कर लेंगे, कोई मसला नहीं, जैसे समझ आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन। मिस्टर आईक्यू सोल्ड ऑल असेट्स। उसने क्या किया? उसको इनहेरिटेंस में मिले 10,000 शेयर्स, प्राइवेट और पब्लिक और मेंबरशिप कार्ड। उसने सारे तीनों कैपिटल एसेट्स बेच दिए। 8 months आफ्टर द डेट ऑफ गिफ्ट असेट फेच्ड फॉलोइंग अमाउंट। अब उसकी सेल प्रोसीड्स, उसको जाहिर बात है ये पैसे उसको मिले। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दें कि जो हमें टैक्सेबल इनकम में हमने शामिल नहीं किए, मिस्टर जिया और मिस्टर आईक्यू की। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपको सबको याद हो गया। अब हम ये करते हैं, अभी ये वाला। पहले क्या किया हमने? कैपिटल गेन, मैंने सॉल्यूशन एक्स में है। कैपिटल गेन में हमने क्या किया? मिस्टर जेड ए ने 10,000 शेयर्स क्या किए? बेटे को दिए। टोटल कितने शेयर्स थे? 25,000, जिसमें 10,000 अपने बेटे को दिए। 15,000 शेयर सेल किए। सेल प्रोसीड्स हमें कितने मिले थे? 3 मिलियन। और फेयर मार्केट वैल्यू हम डीम्ड कर रहे हैं कि डीम्ड कॉस्ट है, क्योंकि इसमें कॉस्ट नहीं दी हुई, तो हम ये कह रहे हैं कि यही कॉस्ट थी जिस वक्त उसने फादर ने खरीदा था। ठीक है, तो यही कॉस्ट हमारी कितनी है? 1.5 मिलियन। तो ये टैक्सेबल हमारा क्या होगा? नॉर्मल रेट में। सॉरी 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 सॉरी। अब नजर आ रही है? अब दोबारा डिस्कस करता हूँ। हमें क्या करना है? पहले प्राइवेट कंपनी के हमने शेयर सेल किए। अब प्राइवेट कंपनी के जब मैंने शेयर सेल किए, तो 15,000 मैंने सेल किए। पहले उसको डिस्कस करते हैं, जो सेल किए। उस पर सेल किए तो मुझे गेन हुआ, क्योंकि 3 मिलियन में मैंने सेल किए। 2,500 में 10,000 मैंने क्या दिए? अपने आईक्यू को दिए, सन को। 15,000 मैंने क्या किए? उस पे सोल्ड आउट किए। सोल्ड आउट के अगेंस्ट मुझे 3 मिलियन मिले। 3 मिलियन में मेरी कॉस्ट कितनी थी? 1.5 लाख। जो फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई थी, हम उसको अज्यूम करें कॉस्ट है, जो उसके फादर ने उस वक्त खरीदा था। ठीक है, अगर हम 25 लाख को 25,000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना बनेगा? 100 रुपए की पर कॉस्ट शेयर आई। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई में 15,000 किया, तो 1.5 मिलियन हमारी ये बनी। ठीक है, ये हमारा बना टैक्सेबल कैपिटल गेन। ये प्राइवेट कंपनी का शेयर है, तो नॉर्मल टैक्सेबल रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जो नॉर्मल रेट जैसे सैलरी में अपने मेंशन हुए या एओपी में। ठीक है, तो नॉर्मल स्लैब रेट पे ये टैक्सेबल होगा। इसके बाद जो सैलरी के अलावा जो एओपी में शेयर्स आते हैं, उसके रेट ये लगेंगे। ठीक है, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। अब ये पब्लिक कंपनी के जब मैंने शेयर सेल किए, तो वो सेल प्रोसीड्स मुझे मिली 15 लाख। और मैंने डिवाइड किया, तो ये मैंने 11,000। डीम कॉस्ट कितनी भरी मेरी? 22 रुपए का। अगर टोटल हम शेयर्स डिवाइड करेंगे, तो 21,000 शेयर्स थे। 4,62,000 अमाउंट था। 4,62,000 डिवाइडेड बाय कितना है? 21,000। और मल्टीप्लाई बाय मैंने कितना किया? 11,000। तो ये मेरी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाएगी 242,000। ठीक है, ये कॉस्ट मैंने ऐसे कैलकुलेट की। पहले मेरे पास शेयर, फिर 11,000। उसके बाद कैपिटल गेन मैंने क्या होगा? ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स के रेट अलग दिए गए। अभी हम टैक्स रेट पे नहीं जाते, अभी हम कैलकुलेशन कैपिटल गेन पे जाते हैं। फिर कैपिटल गेन हमारा ये होगा 1.2 मिलियन, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। उसके बाद है कैपिटल गेन, जब उसके बेटे को मिला मिस्टर आईक्यू कंपटीशन, उसने क्या किया? 10,000 उसको शेयर्स मिले,
और जब उसने डिस्पोजल किया आईक्यू ने, तो उसकी कॉस्ट क्या बनेगी 22, ये वाली क्या कॉस्ट बनेगी 100 रुपए, इसमें 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी भी हमारी कॉस्ट बनेगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, ये हमारा 1 लाख हो गया, 1 मिलियन हो गया, सॉरी 1 मिलियन पे हमारी ये क्या बनेगा कैपिटल कॉस्ट। अब इसमें ये नोट करने वाली बात है, जब एक बार मैं क्वेश्चन पे दोबारा जाता हूँ, मैं क्वेश्चन में एक बार दोबारा जाता हूँ, एक चीज मुझे डिस्कस करनी है क्वेश्चन की। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स पे क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू भी हमारी दी गई है, लेकिन हमने फेयर मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ये याद रखना, हमने कॉस्ट की प्राइस ली, गेन के कैलकुलेट के वक्त करते वक्त कौन सी प्राइस ली, जो उसके फादर ने गिफ्ट किया था उसको जो कॉस्ट मिली थी वही कॉस्ट हमने ले ली अपनी कैपिटल कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में। ये बात नोट करने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से पब्लिक कंपनी के भी शेयर्स की प्राइस दी गई है, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम जो कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको कंसीडर करेंगे। अब मैं दोबारा क्वेश्चंस पे जाता हूं। उसके बाद ये 22 रुपए शेयर जो यहाँ पर ही कॉस्ट थी, यही वाली कॉस्ट मैंने क्या की डीम, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी इज इररेलेवेंट, क्योंकि लॉ हमें कहता है वही कॉस्ट हमारी होगी। पर यूनिट कॉस्ट 100 कैसे आई, हमारी जो टोटल शेयर्स थे 25 मिलियन के, ये अगर मैं ये देखूं कि हमारे शेयर्स कितने थे, मैं दोबारा क्वेश्चंस पे जाता हूं। हमारे शेयर्स की कॉस्ट थी 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 25,000, तो कितने की बनी कॉस्ट 100 रुपीज। अब मैं दोबारा, अब क्लियर हो गया, 2.5 मिलियन को डिवाइडेड बाय 25,000 करेंगे, ये क्वेश्चंस में ही समझो, अपने क्वेश्चन से ही कैलकुलेट किए, तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट आ गई। सही है दरोश, क्लियर अब, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ये 100, उसके बाद ये हो गई टैक्सेबल। इसी तरीके से हमने 10,000 जो कंसिडरेशन क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सही आ रही है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट की और फेयर मार्केट वैल्यू को हमने इग्नोर किया, तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम किस पे बनी, पब्लिक कंपनी में। मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये मेरी 5 मिलियन और 2 मिलियन डीम कॉस्ट थी, उसको मैंने क्या किया, डीम कॉस्ट जो ओरिजिनल कॉस्ट पेरेंट से आई थी उसको, और बाकी मेरी 35 मिलियन ये मेरी गेन बना मेंबरशिप स्टॉक एक्सचेंज गेन। तो ये मेरी टोटल टैक्सेबल क्या बनी, इनकम बनी। अब इसको एक बार पढ़े, ये जो एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई उसमें एक्सप्लेनेशन ये पढ़े, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ें उसको दोबारा डिस्कस करें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आएंगे और हमें इन पे ग्रिप करनी है। पढ़ लिया, अब ये पढ़ें, द रेसिपिएंट ऑफ द कैपिटल एसेट्स shall be treated to have acquired the capital asset the fair market value
as the certain type of the transfer include by way of gift या through inheritance. The cost, अब cost क्या होगी? Cost in the year 2008, sorry, where ZA received the capital asset through treated as a cost, like cost at the time of gift is the cost of Mr. IQ. हमें ये कहना चाह रहे हैं जो फेयर मार्केट वैल्यू हमें दी थी वही हम उसके लिए इनहेरिटेंस में कॉस्ट रीड कर रहे हैं, लेकिन जेडे ने अपने आईक्यू बेटे को दी, जेडे फादर था और उसने अपने आईक्यू क्यों दी उसको, उसके लिए कॉस्ट क्या होगी गेन कैलकुलेट करते वक्त, वो कॉस्ट होगी जो मेरी कॉस्ट ओरिजिनल थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? पहले ये बताएं, ये बात क्लियर हो रही है? खुजेमा, फरियाल, ओसामा, अली, आप ये सारे बताएं क्लियर हो रही है? ओके। और ये कहता है कि कैपिटल गेन, अब इस पे जो प्राइवेट कंपनी में ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, मतलब इसको अलग से टैक्स रेट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, पहले साल 15, अगर एक साल से ज्यादा हो गए तो क्या कितना 12.5, तो इसमें एक साल ज्यादा हो गया होगा, वो हम एक साल से हम देखेंगे। ठीक है, टैक्स रेट हम आगे देखेंगे, अभी हमें सिर्फ कैलकुलेशन समझनी थी। यहाँ पर मैंने लिख लिया कैपिटल गेन ऑन द डिस्पोजल शेयर ऑफ द कंपनी इज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 37A। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉन रिकॉग्निशन रूल, अब इसमें क्या थी, ज्वेलरी भी थी। नो गेन ऑन लॉस अराइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स एंटरली बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब हमने पढ़ा था, ये वाला सेक्शन हमने पढ़ा कि अगर गिफ्ट हम दे रहे हैं या एग्रीमेंट में दे रहे हैं, रिलेटिव्स के थ्रू गिफ्ट मिल रहा है, ये पेरेंट्स के गिफ्ट मिला, वो क्या होगा मेरा, अगर रिलेटिव के थ्रू मुझे गिफ्ट मिला वो क्या होगा, रिलेटिव में मतलब पेरेंट्स मिला, पेरेंट्स से मिला, रिलेटिव की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लेकिन अभी पेरेंट्स ले लें। पेरेंट्स से मुझे गिफ्ट मिला तो वो क्या होगा, उस पर कोई गेन और लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। हमें ज्वेलरी में अमाउंट भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, लेकिन उस पर मैंने गेन एंड लॉस कैलकुलेट नहीं किया। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो हमने 10,000 उस पर जो बेटे को शेयर दिए उस पर गेन एंड लॉस कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, नहीं ये इग्नोर करनी पॉइंट, ये छोड़। क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? किसी को सवाल? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, पेरेंट से गिफ्ट मिल रहा है, एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ 5 मिनट का। ठीक है, कि जैसे ना क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, जो आज हमने पढ़ा लास्ट क्लास वाला नहीं। ठीक है, अब ये वाला था, जब मैंने असेट डिस्पोजल किया तो मैं लॉस इन असेट्स पे रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। पहली पॉइंट ये याद रखना है। गेन होगा तो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, लॉस होगा तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर इन सारे असेट्स पे गेन एंड लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, अगर ये ट्रीटमेंट हो रही है, अगर सेपरेशन है हस्बैंड वाइफ में, अगर ट्रांसमिशन है या इनहेरिटेंस है, डेथ ऑफ पर्सन, या गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा है, या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कंपनी की बंद होने पे, या एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बंद हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है, या लिक्विडेशन हो रही है कंपनी की। ठीक है, इसमें हमने रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट किया, रेजिडेंट होना चाहिए। लॉस के एडजस्टमेंट में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर पब्लिक कंपनी के शेयर में लॉस हो रहा है, मतलब 37 के अगेंस्ट में लॉस हो रहा है, तो गेन 37 पे, उसकी कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 3 साल तक होगा। और लॉस 37 में अगर लॉस हो रहा है, मतलब प्राइवेट कंपनी में अगर लॉस हो रहा है या मेंबरशिप कार्ड में लॉस हो रहा है, तो वो लॉस 37A के अगेंस्ट हो सकता है, 37A का लॉस। अब ये याद रखना, जो 37A में लॉस हो रहा है वो 37 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, ये याद रखने। और हमारी जो कॉस्ट ट्रांसफर की है, मतलब जो पेरेंट में फादर ने जिस पे खरीदा था, अगर बेटे को वही चीज दे रहा है तो बेटे के लिए ही वही कॉस्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, ये पास्ट पेपर, कैपिटल एसेट को डेफिनेशन हमें आंसर करनी है, वैल्यूएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन, एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल गेन एंड लॉस। लॉस के हमने डेफिनेशन कर ली, कैपिटल गेन्स का फार्मूला, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन, वैल्यूएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये हमने
प्राइवेट कंपनी बाप और बेटे का एग्जाम्पल था। उसके बाप को पहले इनहेरिटेंस से एसेट्स मिले, उसकी ट्रीटमेंट क्या थी, और उसमें हमने कॉस्ट कौन सी ली, फेयर मार्केट वैल्यू पे हमने कॉस्ट ट्रीट किया था क्योंकि कॉस्ट नहीं दी हुई थी। उसमें हमने कॉस्ट कौन सी, फेयर मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया अपने बेटे को, जो बाकी कंसिडरेशन हमने देख ली। दोनों की सेल किया तो दोनों की कंसिडरेशन बाप बेटे की, और कॉस्ट मिली तो उसकी क्या कॉस्ट ट्रीटमेंट की। उसके बाद हमने गेन और लॉस में कैलकुलेट किया। यहां तक क्लियर हो गई बात? मैंने एक रिकेप दिया कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। अली आपको क्लियर है? फरियाल आपको क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर क्लास को चलो एक तो 5 मिनट है तो 5 मिनट एक आगे वाला थोड़ा टॉपिक कर लेते हैं। ये सेम ही आ रहा है। उसके बाद ये है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी किस में आ रहा था? 37 में आ रहा था, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में होती है। अब मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जिसमें लैंड और बिल्डिंग्स आती हैं। इसमें ये डिस्कस करते हैं पहले। कैपिटल गेन में क्या आता है? कैपिटल गेन में दो सेक्शन में हमने डिवाइड किया, 37A और 37 और 37A। ठीक है, एक है 37, एक है 37A। उसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अपने टैक्स रेट्स क्या हुए दिए गए। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट करते हैं इसलिए। अदर कैपिटल एसेट्स, मतलब जो अदर कैपिटल एसेट्स 37 के हैं, वो नॉर्मल स्लैब रेट जो आपने देखे हैं, सैलरी और एओपी, जैसे सैलरी के अपने लग रहे होते हैं एओपी में, और दूसरे बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए आपने टैक्सेबल रेट्स देखे हैं। ठीक है, उसके बाद है 37A। इसके भी स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स हैं, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, उसके भी स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स दिए गए हैं, इसलिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इसको भी ट्रीट करते हैं। उसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज अगर मैं हेल्ड बाय बिल्डर एंड डेवलपर हूँ, जो मैं बिल्डिंग बना के या डेवलप करके फिर सेल करता हूँ, उसकी कैपिटल असेट्स की जो और उसकी जो असेट की ट्रीटमेंट होगी वो किस में होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर वो कमा रहा है तो वो किस में आएगा? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। अगर जो असेट मेरा बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, हेल्थ डेप्रिशिएबल असेट, वो भी उसकी ट्रीटमेंट किस में आएगी? बिजनेस इनकम में आएगी। अगर कोई इसके अलावा असेट है, जैसे पर्सनल असेट्स हो गए, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, तो वो किस में आएगा? कैपिटल गेन में आएगा, वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। अगर बिल्डर आपका बिजनेस है, बिल्डिंग बनाते हैं बेचते हैं, फ्लैट बना के बेचते हैं या घर बना के बेचते हैं, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट किस में? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन होगी वो अगर बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो किस में होगी? बिजनेस के हेड में ही उसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर आपने क्या किया, अपना पर्सनल फ्लैट है, उस पे अगर मैंने अपना पर्सनल फ्लैट खरीद रहा हूँ, उसकी अगर मैंने गेन किया है तो मैं क्या करूंगा? कैपिटल गेन में जाऊंगा। उसके बाद हमें ये क्लास में डिस्कस करना है कैपिटल गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अभी डिस्कस करेंगे तो पूरा क्लियर डिस्कस नहीं होगा, तो इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जो अभी तक हमने कैपिटल गेन डिस्कस किया है उस तक कोई क्वेश्चन?
ओके, गुड डे। बस ये भी टॉपिक रिवाइज करना साथ साथ, और ये कैपिटल गेन में पास पेपर्स बहुत बार आते हैं, इसलिए इसको टाइमली रिवाइज करना। हम पास पेपर्स भी इंशाल्लाह क्लास में ही सारे कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह हम सेल टेक्स की एक्स्ट्रा क्लास भी स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। सेल टेक्स के रिवाइज करना शुरू कर दें।